हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। अग्निवीर का मुद्दा दोबारा से जो है देश के मानस पटल पर फिर से आ गया है और ये इसलिए आया है क्योंकि जनरल एम नरावने, जो कि हमारे सेना अध्यक्ष थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी किताब आने वाली है द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जी हाँ, ये किताब उन्होंने लिखी है जिसमें उन्होंने अग्निवीर के बारे में, अग्निपथ स्कीम के बारे में लिखा और चाइना के बारे में लिखा। लेकिन आज हम बात करेंगे अग्निवीर स्कीम या अग्निपथ स्कीम जो प्रपोजल कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि ये आर्मी चीफ थे। इनका टेन्योर दिसंबर 2019 से लेके अप्रैल 2022 तक था और स्कीम आई जून 2022 में। इसका मतलब इनके टेन्योर के दौरान जो है ये स्कीम बहुत चर्चा में थी और उसके बारे में इन्होंने खुलासा किया। किताब आई नहीं अभी, लेकिन ये जो कुछ किताब के जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने शायद जो है ये न्यूज़ कुछ पीटीआई को दिया। पीटीआई ने जो है तमाम अखबारों ने इसको वहां से उठाया और इसके ऊपर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने, हिंदू ने, प्रिंट ने, टेलीग्राफ ने, बिजनेस स्टैंडर्ड ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने, मेरे ख्याल से तमाम जो इंपॉर्टेंट अखबार हैं हिंदी और इंग्लिश के, उन्होंने इसको कवर किया। आप इसको देख सकते हो किस प्रकार से इसको बहुत प्रोमिनेंटली कवर किया गया। इससे मुद्दा क्यों मैं दोबारा लेके आया हूं, क्योंकि आपको पता है जब ये स्कीम आई 2022 के जून के अंदर, तब जो है मैंने काफ़ी इस स्कीम के बारे में बातें करी, क्योंकि मुझे गांव देहात में एकदम जिस प्रकार का इसका इफेक्ट हुआ उसको मैं महसूस कर सकता था। जिस प्रकार का लोगों जो 3 साल से भर्ती के लिए वेट कर रहे थे, उनकी व्यथा क्या थी, उनकी कहानी कैसी थी। क्योंकि कई बार मुझे बच्चे वीडियो भेजते थे, कॉल करते थे, रोते थे फ़ोन के ऊपर, आपने देखा भी है। तो काफ़ी हद तक हमने इसमें जो है अग्रसर होकर बातें करी। टीवी पे मैंने आर्टिकल भी लिखे, मैंने काफ़ी कुछ कहा कि स्कीम में बदलाव की ज़रूरत है। पहले इसको एक पायलट प्रोग्राम के तहत लेके आते, या इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस में ट्राई कर लेते, पुलिस में ट्राई कर लेते, या आर्मी में ही लाना था जो टूर ऑफ ड्यूटी था, टीओडी। इसका मेन कॉन्सेप्ट था 1500 लोग लाएंगे, वो 2-3 साल सर्व करेंगे और ट्रेनिंग लेके और फौज का एक जज्बा लेके वापस अपने अपने काम पे चले जाएंगे और फौज का एक नाम भी होगा और एक डिसिप्लिन लोग जो है सोसाइटी को मिल जाएंगे, जो कि टूर ऑफ ड्यूटी का एक कॉन्सेप्ट था। ये तकरीबन जो हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो ओटीए चेन्नई से कमीशन होते, ये भी यही कॉन्सेप्ट था कि आप आए फौज में, 5 साल के लिए ऑफिसर बने, उसके बाद आप चले जाएं और जो है जो रेगुलर ऑफिसर्स हैं जो एनडीए से, आईएमए से पास आउट होके वो सीनियर रैंक्स में जाएं। और क्योंकि बेस हमें बड़ी चाहिए, बेस हमें बड़ी चाहिए। जैसे ऑफिसर्स के लिए बड़ी बेस चाहिए, कैप्टन्स और मेजर्स बहुत चाहिए, ऐसी हमें सिपाही बहुत चाहिए। और ऊपर जो अहदेदार जैसे जैसे बनते हैं, नायक, हवलदार, नायबदार, सूबेदार, मेजर, कम चाहिए। क्योंकि फौज का जो पिरामिड है, रैंक स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि बेस बहुत ब्रॉड चाहिए और लड़ने वाली फोर्स भी यही होती है। तो उसके बेस पे टूर ऑफ ड्यूटी का कहीं ये जहन में था फौज के, कैसे कुछ करना चाहिए। तो जनरल नरावने कहते हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में उनसे बात की थी सेना अध्यक्ष बनने के बाद। लेकिन उसके बाद जो इस किताब में जो लिखा गया, जो पीटीआई ने रिलीज किया है, जो अखबारों में इसको कवर किया गया है, वो ये कहा गया है कि शुरू में इसका जो प्रपोजल आया सरकार की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, उसमें था कि इनको 20,000 रुपये तनख्वाह देंगे और सिर्फ 4 साल के लिए रखेंगे। सो ही सेज दिस वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू द आर्मी। तो एज एन आर्मी चीफ इन्होंने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करके भेजा कि बहुत कम है, आप 6-8 महीने की ट्रेनिंग करके सोचते हो कि ये जोश में सिपाही जाए और अपनी देश के लिए जान न्यौछावर कर दे, 20,000 रुपये तनख्वाह देंगे। तो ये बढ़ा के 30,000 रुपये हुई। उसके बाद आपको पता है उसका काफ़ी रिवीजन हुआ और जो मुझे भी लोगों से पता चला, इसमें आर्मी ने बहुत टफ स्टैंड लिया और जो अब फाइनली जो अलाउंसेस मिलेंगे अग्निवीर को, इसमें जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो ये तो एक बात थी। नवंबर 2020 के अंदर ये कमाल की बात है, बुक के अंदर लिखा है कि क्योंकि ये मसला जो है पहले सोचा सिर्फ आर्मी में आएगी, लेकिन जब ये स्कीम आई, गवर्नमेंट ने बोला इसको लागू करना है, तो ये केम फॉर ऑल 3 सर्विसेज। तो कहता आर्मी के लिए तो सरप्राइज था ही था, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए इट वॉज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू कहने का मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित, बिल्कुल सरप्राइजिंग, बिल्कुल एकदम शॉकिंग खबर थी एयरफोर्स और नेवी के लिए।
क्योंकि आप समझें, फौज में हमारे पास इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, एएससी, एओसी, टेक्निकल, बहुत कुछ है। हम फिर भी अनट्रेन्ड मैन पावर को जज्ब कर सकते हैं कुछ साल के लिए, उसके बाद ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन एयरफोर्स और नेवी, वहां पर तो कोई जनरल ड्यूटी नाम की कोई चीज है ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी हैज टू हैव अ ट्रेड। आप नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, और बहुत साल लगते हैं। मैंने शायद आपको, अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखो, मेरे लेख देखो, मेरे इंटरव्यूज देखो, उसमें मैंने कहा है कि एक अच्छा सिपाही बनाने के लिए एक जो है 8 से 9 साल लगते हैं। 8 से 9 साल की ट्रेनिंग, इतने कोर्सेज करने पड़ते हैं, तब जाके आप उसको टैंक कमांडर, गन कमांडर, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, सिग्नल एक्सचेंज, या जो है ईएमई में कोई बड़ा काम इस प्रकार से किसी भी इंजीनियर्स के अंदर, तो एयरफोर्स नेवी में आप सोचो क्या है। तो ये उन्होंने इसका जनरल नारवणे ने जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने कहा है नवंबर 2020 में, कहते पहली बार, क्योंकि अब तीनों सर्विसेज का मसला हो गया, तो मामला चला गया सीडीएस के पास। सीडीएस थे जनरल रावत, बिपिन रावत। तो उन्होंने नवंबर 2020 में एक पूरी प्रेजेंटेशन थी, जिसमें प्रधानमंत्री थे और जिसके अंदर जो है उनके सलाहकार थे, और होम मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और तमाम डिपार्टमेंट के जो ब्यूरोक्रेटिक हेड्स है वो सब थे, और ऑफकोर्स तीनों सर्विस चीफ्स थे, और सीडीएस ने प्रेजेंटेशन दी। तब ये उठाया गया मुद्दा कि इसको 75-25 करते हैं, कि ठीक है आप कह रहे हैं हम कर सकते हैं इसको, लेकिन इसमें से 75% को अगर हम रिटेन करेंगे और 25% को हम जाने देंगे। ये आर्मी का प्रपोजल था। बाद में जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, सीडीएस का हिस्सा है, उन्होंने रिकमेंड किया कि वाया मीडिया 50-50 कर दो, कि 50% को हम रिलीज कर देंगे, 50% को रख लेंगे। तो ये बातचीत जो है सरकार और सर्विस हेडक्वार्टर्स के बीच में थ्रू द ऑफिस ऑफ सीडीएस चल रही थी। जनरल नारवणे रिटायर हो गए अप्रैल के अंदर, और स्कीम आई जून के अंदर। तो लगता है कहीं ना कहीं शायद, अब किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या इस स्कीम इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि जनरल नारवणे इस स्कीम के बारे में काफी हद तक उन्होंने, और किताब में भी लिखा है कि यह काफी सरप्राइज था। एनीवे, अब मुद्दा क्या है? अब मेरा जो स्टैंड है, शुरू से स्टैंड रहा मेरा इसके ऊपर अग्निवीर पे, तो मेरा जो स्टैंड था वो काफी हद तक विंडिकेटेड हुआ है। मैंने जो बातें कही, और बहुत कुछ जो बहुत वेटरन्स ने कही, लेकिन बहुत से लोग चुप रहे कि हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। ये फर्क इसलिए पड़ता है, पहली बात तो ये मसला नौजवानों का है, गांव से जुड़े हुए जवानों का। मैंने बोला है कि सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर है, हर बार मैंने यही बात कही कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है। एक सिपाही की जब नौकरी लगती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उसके परिवार की तकदीर बदलती है। और जैसे हमारे परिवारों के लिए हमारा अफसर बनना बहुत बड़ी बात थी, ऐसे ही किसी साधारण ग्रामीण वर्ग में रहने वाले किसान का बच्चा जब सैनिक बनता है तो उसके लिए उतनी ही बड़ी बात है। ये हमें समझना चाहिए। और सालों साल ट्रेनिंग, साल, 1.5 साल, 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, पैसा खर्च करते हैं, फिजिकल फिटनेस, रिटर्न टेस्ट, और बहुत टफ कंपटीशन है। रियली उतना ही टफ है जितना एनडीए क्रैक करना है, एक सिपाही बनना। मैं एक्चुअली में बता रहा हूं जो गांव की सिचुएशन है। तो ये का सारा मॉडल एक झटके में धराशायी हो गया। अगला इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, वो ये है कि जो 3 साल भर्ती नहीं हुई कोविड के चक्कर में, बाकी जगह हो रही थी, सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नहीं हुई भर्ती। तो उसमें जब ये बार बार जब बच्चे यहाँ एयरफोर्स हेडक्वार्टर फोन कर रहे थे, आर्मी में रिक्रूटिंग ऑफिस में जा रहे थे, किसी का सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर आना बाकी था, किसी का सिर्फ मेडिकल बचा हुआ था, किसी का रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आना बाकी था। तो तकरीबन अगर ये 3 साल की अगर हम भर्ती लें, रफली जो है 60 से 65 हजार हर साल सैनिक हमारी जो फौज भर्ती करती है, 60 से 65 हजार। तो अब 3 साल में सोच लो, तकरीबन 1.5-2 लाख, 1.25-2 लाख बच्चों की नौकरी तो गई। मतलब वो तो रिकवरी नहीं हो सकता, वो तो गया, टाइम गया। उसके बाद भी जब ये स्कीम आई है 2022 के अंदर, इसमें आया कि सिर्फ 46,000 भर्तियां होंगी, जिसके अंदर आर्मी भी शामिल है, नेवी भी शामिल है, और एयरफोर्स भी शामिल है। और नेपाल की भर्तियां हो नहीं पाई हैं, वो मुद्दा किसी और दिन बात करेंगे। गुरखास ने, नेपाल ने मना कर दिया, गवर्नमेंट ने उनकी, कि हम अग्निवीर स्कीम में अपने नौजवान बच्चों को, लड़कों को नहीं भेजेंगे। तो वो मसला अभी भी रुका हुआ है। तो ये फैक्टर्स है जिसके लिए इशू बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे है। अब मैं बताता हूं आपको,
जो अभी आ चुके हैं अग्निवीर, 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग है, जो पहले 9-10 महीने की ट्रेनिंग थी, तो वो अब यूनिट्स में पहुंच गए। अब क्या है, एक तो डेफिशिएंसी है आपके पास, क्योंकि 3 साल भर्ती नहीं हुई, तो आम इन्फेंट्री यूनिट में, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट और जो है 100 से लेके 150 जवानों की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी कमी है। कमी कहां है? सिपाही रैंक में है भाई, नायक हवलदार और जेसीओ रैंक में नहीं है। वहां तो जितने ऑथराइज है उतने प्रमोशन ले रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन का मामला है, सिपाही नहीं है यूनिटों में। तो 150 के आसपास, 125 से 150 जवान जो है नहीं है। काम बढ़ता जा रहा है, काम कम नहीं हुआ है, काम उतना ही है। उसके अलावा लो मेडिकल कैटेगरीज भी हैं यूनिट्स में। पेंशन जो जा रहे हैं वो जा ही रहे हैं, पेंशन भी, जिसकी कलर सर्विस पूरी हो गई है, जो जाना चाहता है उसको रोक नहीं सकते। अब जो आए हैं अग्निवीर, किसी यूनिट में 5, किसी में 6, किसी में 8 या 10 आए, इनको आप स्पेशलिस्ट जो प्लेटून है इन्फेंट्री की, ये मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं, जो स्पेशलिस्ट मोटर प्लेटून है, एटीजीएम प्लेटून है, आप एमएमजी में ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आप जो है रडार सिखाना चाहते हैं, ये मैं बेसिक इन्फेंट्री की बता रहा हूं आपको। आप ड्राइवर ट्रेन करना चाहते हैं अपनी एमटी के लिए, आप सिमुलेटर में ट्रेन करना चाहते हैं, और मैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, इनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। इनमें जो है अभी वहां पर डेफिशिएंसी है, लोग चले गए हैं पेंशन, तो वो जो स्पेशलिस्ट आपकी जो सीओ का जो तोपखाना था, सीओ की जो इंटेलिजेंस थी, जो उसकी घातक प्लेटून थी, उसमें यंग ब्लड नहीं है। क्योंकि ये जो आए हैं, इनको आप 4 साल स्पेशलिस्ट प्लेटून में कोई कोर्स करा ही नहीं सकते इनको आप, क्योंकि इन्होंने 4 साल पर ये नहीं पता हम किसको रखेंगे। तो ये एक यूनिट लेवल पे ये सिक्योरिटी संबंधित भी है, हमारी जो कटिंग एज है उसके साथ भी जो है इस पूरे मसले का जो है कनेक्शन है। लास्ट चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि जब ये 4 साल के बाद पहला बैच बाहर जाएगा, आप मुझे बताओ, जो 22-23 साल के नौजवान लड़के हैं, जो भागने में भी एक्सेलेंट हैं, काम में भी सही हैं, आप कैसे फैसला करोगे ये 4 लड़कों में से एक किसको रखना है? और जो 3 जिनको आप बाहर भेजोगे, उनको आप कैसे सेटिस्फाई करोगे कि आप हमको किस बेस पे हम आपको भेज रहे हैं? तो क्या ऐसा तो नहीं होगा आने वाले वक्त में कि बहुत से लोग कोर्ट में जाएंगे, लिटिगेशन बढ़ेगा, और उससे क्या है, यूनिट का सरदर्द बढ़ेगा, यूनिट का सरदर्द बढ़ेगा। क्योंकि जब सब चिट्ठियां लिख, क्योंकि एक सरकार की नौकरी और फौज की नौकरी, फौज की वर्दी पहनना, ये बड़े गर्व की बात है, और पूरा परिवार वेट करेगा इस चीज के लिए कि हमारा बच्चा जो है परमानेंट हो जाए। तो स्कीम में फ्लॉज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और थैंक्स टू जनरल नारावने कि पहली बात तो उन्होंने एनहांस किया, पे स्केल 20,000 से 30,000 लेके गए एंट्री लेवल पे स्केल का, और जो है, और इसका मतलब ये पूरा का पूरा मामला जो है इस स्कीम का, ये जो है इसमें ना आर्मी की लीडरशिप शामिल थी, ना एयरफोर्स, ना नेवी, इनके लिए ये सरप्राइज था। डिस्कशन चल रहा था, लेकिन ये चल रहा था कि 75% रखें, 25 या 50-50 का रखें, ऐसा था। ये नहीं पता था कि आपको सिर्फ जो है 25% रखने पड़ेंगे और 75% जो है वापस सिस्टम में या वापस चले जाएंगे। सो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो है होप, जैसे जैसे हम लेसन लर्न करते हैं, किसी भी नई स्कीम आती है तो इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह अगर लिया जाए, इसका फीडबैक मैकेनिज्म अगर यूनिट कमांडर्स, कंपनी कमांडर और सीनियर जेसीओ, सुबेदार मेजर, जो लोग सीआई ऑपरेशंस में हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर में है, हाई एल्टीट्यूड में, जो वॉरफेयर को समझते हैं, और एक यंग जवान, मोटिवेटेड जवान, परमानेंट जवान का पैशन समझते हैं, वो अगर फीडबैक देंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में जो है इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, इसका रेशियो भी चेंज किया जा सकता है, पे स्केल भी चेंज की जा सकती है, और इनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी किए जा सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बहुत दिन से मेरे मन में ये दुविधा थी कि मैं दोबारा इस स्कीम के ऊपर जो है अपने विचार आपके सामने रखूं। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज माई सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। थैंक यू। जय हिंद।